तरफ से, पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की तरफ से, पूरी टीम की ओर से आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस प्रेस वार्ता में मैं परिचय करा देता हूं जो टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। आप मुझे पहचानते हैं, मैं पार्टी का केंद्रीय प्रवक्ता के तौर पे आपसे रूबरू होता रहता हूं। मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी का मैं चेयरमैन हूं, इस लिहाजे इस प्रेस वार्ता को लीड भी कर रहा हूं। मेरी बाईं ओर पार्टी के केंद्रीय सलाहकार अमित कुमार गिरी जी, मेरे ठीक दाहिनी तरफ पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष और सिल्ली विधानसभा से उम्मीदवार भाई देवेंद्र नाथ महतो जी, पार्टी के केंद्रीय महासचिव भाई मार्शल जी, पार्टी के केंद्रीय संगठन महासचिव भाई सूरज जी, पार्टी के सीनियर मेंबर शमसुद्दीन अंसारी जी और पार्टी के केंद्रीय संगठन सचिव श्रवण महतो जी यहाँ पर मौजूद हैं जो आप सबसे रूबरू हैं। साथियों, आपको पता है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में बतौर अध्यक्ष मैं मौजूद था। और इसके अलावा जो 4 और हमारे साथी उस कमेटी में हैं वो है दिनेश साहू जी, खाजुद्दीन अंसारी जी, पप्पू महतो जी और आलोक कुमार। ये 5 लोगों की कमेटी बनी थी जिन लोगों ने मैनिफेस्टो ड्राफ्ट किया। और इसके अलावा राज्य भर के हमारे जितने सीनियर कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं उन लोगों से भी सुझाव मांगे गए थे और उन सभी के सुझावों को इस मैनिफेस्टो के अंदर शामिल किया गया है। इसलिए ये पार्टी का सम्मिलित मैनिफेस्टो है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अलावा जिन लोगों ने भी सहयोग किया है, मैं औपचारिक रूप से उन सबका आपके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपको पता है कि जिस ढंग से हम लोग नीति अपंगता की बात झारखंड के अंदर करते रहे हैं, तो शुरुआत हम लोग नीति से ही कर रहे हैं कि जो स्थानीय नीति है, हम लोग अपनी घोषणा पत्र में कुल 75 मुद्दों को छू रहे हैं। इसमें हर क्षेत्र को हम लोगों ने टच करने की कोशिश की है। जहाँ तक स्थानीय नीति का प्रश्न है, पार्टी का जो कोर इशू है 1932 अथवा अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर पहले 100 दिन के अंदर स्थानीय नीति लागू किया जाएगा। खतियान आधारित नियोजन नीति 90-10 के फॉर्मूला को लागू किया जाएगा। मूल रैयतों के हितों को ध्यान में रखते हुए नई विस्थापन नीति बनाई जाएगी। पूर्व में परियोजनाओं के द्वारा अधिग्रहित जमीन जिसका इस्तेमाल अब तक नहीं हो पाया है उसे नियमानुसार रैयत को वापस किया जाएगा। CNT और SPT कानून को उनके मूल स्वरूप में सख्ती से लागू किया जाएगा। राज्य गठन के तिथि से सरकार द्वारा नियोजित कर्मियों के कागजात में कमी और फर्जी स्थानीयता प्रमाण पत्र के आधार पर हुई नियुक्ति की समीक्षा होगी। उपायुक्त, जिला विकास पदाधिकारी और श्रम अधीक्षक के 3 सदस्यीय कमेटी के द्वारा स्थानीयता के आधार पर और DMFT के तर्ज पर सम्मानजनक मानदेय पर नियुक्ति होगी और चरणबद्ध तरीके से आउटसोर्सिंग को समाप्त किया जाएगा। खतियानी स्थानीय संवेदकों को निबंधन व कार्य आवंटन में प्राथमिकता दिया जाएगा। सिंचाई हेतु प्रखंड स्तर पर लघु सिंचाई योजना स्थापित करते हुए खेती तक पानी को पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सम्मान योजना की शुरुआत पंचायत स्तर पर की जाएगी। सरकारी एवं प्राइवेट बैंक के सहयोग से महिला समूह, बड़े NGO और स्थानीय उद्यमियों को कर्ज मुहैया कराया जाएगा। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु एंटी करप्शन पॉलिसी के तहत सभी जिला और प्रखंड मुख्यालय में ACB की टीम तैनात होगी। राज्य ऊर्जा नीति के तहत ग्रामीण स्तर पर बिजली संरचना को मजबूत करते हुए और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। कैलेंडर बनाकर प्रत्येक साल JPSC परीक्षा आयोजित की जाएगी। गरीबों के लिए शिक्षा और कृषि ऋण की व्यवस्था 0% ब्याज दर पर होगी। सेविका, सहायिका, रसोईया, कृषि मित्र, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया और अन्य अनुबंध कर्मियों के लिए मानदेय में वृद्धि होगी। सहायक शिक्षक, पारा टीचर और आंगनबाड़ी सेविका के लिए वेतनमान लागू किया जाएगा। प्रखंड स्तर पर सरकार एक CBSE स्कूल का निबंधन व संचालन करेगी। सरकारी व निजी संस्थानों के साथ मिलकर प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज, तकनीकी कॉलेज, BEd व नर्सिंग कॉलेज की स्थापना होगी। महिलाओं के लिए KG to PG की शिक्षा मुफ्त करने की योजना पार्टी की है। परीक्षा में कदाचार को रोकने के लिए जो निरोधक उपाय हैं उसको बढ़ाते हुए यथासंभव परीक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। आपको पता है कि राज्य की क्या स्थिति है। पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि के लिए नियमावली बनाई जाएगी। किसानों, पशुपालकों और मछली पालकों के लिए प्रखंड स्तर पर नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। मनरेगा को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और प्रभावी रूप से संचालित किया जाएगा। कल कारखानों में कामगारों के हितों की रक्षा के लिए श्रम कानूनों में उचित संशोधन किया जाएगा।
संगठित व असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के लिए ट्रेड यूनियन का गठन पार्टी बहुत पहले से करती आ रही है। अब हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे। हमारी पार्टी आदिवासियों के सरना धर्म कोड का समर्थन करते हुए लागू करवाने का प्रयास करेगी। पेशा कानून 2006 को लागू करवाना हमारी प्राथमिकता होगी। आदिवासियों के सरना, मसना, जायर स्थान व हटगड़ी जैसे धार्मिक स्थानों को चिन्हित कर उन्हें संरक्षित किया जाएगा। झारखंड में समता जजमेंट को लागू करना पार्टी की प्राथमिकता है। आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए राज्य के चुनिंदा जिलों को आईटी हब के रूप में विकसित करते हुए कंपनियों को आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा तथा राज्य की युवा प्रतिभा को पलायन से रोका जाएगा। प्रवासी मजदूरों को पलायन से रोकने के लिए राज्य के भीतर सभी संभव क्षेत्रों में रोजगार का सृजन किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के परिवारों के संरक्षण हेतु प्रवासी मजदूर बीमा योजना शुरू की जाएगी। सभी आवास योजना, इंदिरा आवास, पीएम आवास, अबुआ आवास में मुफ्त बिजली का प्रावधान करते हुए सौर ऊर्जा की सुविधा दी जाएगी। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन की राशि जो फिलहाल 1000 है उसको बढ़ाकर 2000 की जाएगी। खेल को बढ़ावा देने के लिए विशेष खेल प्रोत्साहन योजना की शुरुआत होगी। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सभी विधायक अपने वेतन का 75% राशि अपने क्षेत्र के गरीब बच्चों की पढ़ाई व बीमार लोगों के इलाज में खर्च करेंगे। निजी विद्यालय शुल्क नियामक बोर्ड का गठन करते हुए हर 2 साल में शुल्क की समीक्षा की जाएगी। गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के संचालन हेतु मान्यता की शर्तों को लचीला बनाया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना होगी। स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों के संदर्भ में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की समीक्षा होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से राज्य में संचालित उद्योगों का प्रदूषण मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण करके पर्यटन व स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। उद्योग धंधे व व्यापारिक संस्थानों को बेहतर राजनीतिक और कानून व्यवस्था का माहौल उपलब्ध कराना प्राथमिकता होगी। गैर मजरूआ जमीन की बंदोबस्ती व मालगुजारी रैयतों के हितों को देखते हुए तय की जाएगी तथा उक्त जमीनों को गैर कानूनी दखल से मुक्त कराया जाएगा। झारखंड में उपलब्ध बड़े जलाशयों में बृहद मछली पालन योजना को संचालित किया जाएगा। डीवीसी, बीसीसीएल और कोल इंडिया का मुख्यालय हस्तांतरित कर बोकारो या धनबाद में लाने का प्रयास किया जाएगा। छात्रों की समस्या को समय पर निपटाने के लिए झारखंड छात्र आयोग का गठन किया जाएगा। परीक्षाओं के पेपर लीक या उससे जुड़ी अनियमितताओं को रोकने के लिए तकनीकी व प्रशासनिक अधिकारियों का टास्क फोर्स बनाया जाएगा। पिछली सरकारों के ढुलमुल रवैये के कारण पिछड़ चुके छात्रों को मौका देने के लिए चुनिंदा परीक्षाओं में उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। झारखंड आंदोलनकारियों के पेंशन में बढ़ोतरी होगी। आंदोलनकारियों के आश्रितों को तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नियुक्तियों में 5% आरक्षण दी जाएगी। आदिवासियों की परीक्षा के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। झारखंड न्यायिक सेवा से जुड़े अधिवक्ताओं को सुरक्षा देने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाएगा। राज्य स्तरीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करते हुए हर परिमंडल में बड़ा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा। झारखंड के प्रत्येक परिवार के 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवक और युवतियों को निजी व अर्ध सरकारी क्षेत्र में उनकी शिक्षा व दक्षता के आधार पर रोजगार की गारंटी होगी। हिंदी सहित झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाले सिनेमा के निर्माता व कलाकारों को विशेष प्रोत्साहन व संरक्षण दिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय में व्यापक वृद्धि की जाएगी, जिसमें वार्ड सदस्य को 5000, मुखिया व पंचायत समिति सदस्य को 11000 और जिला परिषद सदस्य को 15000 की राशि दी जाएगी। झारखंड में कार्यरत पत्रकारों को उनके क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों के द्वारा आवास और स्वास्थ्य की सुविधा सहित स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान किया जाएगा तथा उनके बच्चों के फीस में संबंधित निजी विद्यालयों में 50% की छूट दिलाई जाएगी। जो विभिन्न जिले हैं वहां के आईपीआरडी की सलाह अनिवार्य होगी इस पूरे मामले पर। छत्तीसगढ़ के तर्ज पर जो तेल घानी बोर्ड और माटी कला बोर्ड का जो गठन है उसको लेकर के निश्चित तौर पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। झारखंड में संचालित मदरसा में शिक्षा के स्तर को बढ़ाते हुए अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाएगा। झारखंड के स्थानीय महिला उद्यमियों को सरकारी गारंटी पर उद्योग स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें प्रथम वर्ष का ब्याज शून्य होगा। सरकारी नियुक्तियों का परीक्षाफल 2 चरणों में प्रकाशित किया जाएगा। पहले दिन जो 75% या जो तय होगी, जब सरकार बनेगी, जब नीति बनाया जाएगा तो जो रेशियो तय होगा, कभी हम लोग 90-10 की बात करते हैं, कभी 75-25 की बात करते हैं, तो जब पावर में आएंगे जो उस वक्त तय होगा तो उसके अनुसार यह प्रतिशत होगा। लेकिन पहले दिन
स्थानीयता के आधार पर झारखंड के अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी और उसके अगले दिन शेष भारत की सूची जारी होगी और उनका परिणाम जारी होगा। 2 भागों में परिणाम को प्रकाशित करने का मकसद सिर्फ झारखंड के युवाओं को अतिरिक्त संरक्षण देना है। अतिरिक्त रोजगार सृजन के उद्देश्य से लेबर एक्ट में व्यापक बदलाव करते हुए कार्य अवधि को सभी क्षेत्रों में 8 घंटे तक सीमित करेंगे। उसके उपरांत सभी क्षेत्र में ओवरटाइम का चलन समाप्त किया जाएगा। परिणाम स्वरूप पहले से उपलब्ध जो अवसर है उस अवसर में 33% अधिक रोजगार का सृजन होगा। पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा होगी और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली वास्तविक योजनाएं जारी रहेंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। खेती की मिट्टी की जांच के उपरांत फसलों का निर्धारण कर किसानों को संपन्न बनाया जाएगा। सरकारी अस्पतालों के संचालन के साथ साथ बेहतर सरकारी जांच केंद्र की स्थापना की जाएगी। स्थानीय नीति पर आधारित स्पष्ट नियोजन नीति बनेगी। झारखंड के गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा व छात्रवृत्ति दी जाएगी। झारखंड के स्थानीय संवेदकों को 30 करोड़ तक के सरकारी टेंडर दिए जाएंगे। झारखंड के पिछड़े समुदाय को 27% तक का जो आरक्षण है उसको लेकर हम लोग संकल्पित हैं। डीएमएफटी की समीक्षा करते हुए खनन क्षेत्र के प्रभावितों की जरूरत व सुविधा को प्राथमिकता दी जाएगी। झारखंड की कला संस्कृति को संरक्षित करने के लिए बृहद कला संस्कृति बोर्ड का गठन किया जाएगा ताकि झारखंड के कलाकारों को प्रोत्साहित व संरक्षित किया जा सके। साथियों, इस पूरे घोषणा पत्र को हम लोगों ने टॉप 10 जो हमारा विजन है, जो पार्टी का जो प्राथमिकता है, उसमें भी हम लोगों ने समाहित करने की कोशिश की है। अगर आप रिकैप जानना चाहें इस पूरे घोषणा पत्र का, तो उसको खतियान आधारित स्थानीय नीति व नियोजन नीति बनाई जाएगी। प्रभावित रैयतों के हितों को ध्यान में रखते हुए विस्थापन, मुआवजा व नियोजन की स्पष्ट नीति होगी। आउटसोर्सिंग को समाप्त करते हुए जिला स्तर पर स्थानीय बेरोजगारों को बेहतर मानदेय पर नियुक्ति होगी। राज्य में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए एसीबी की टीम का जिला व प्रखंड स्तर पर प्रतिनियुक्ति होगी। सेविका, सहायिका, रसोईया, कृषि मित्र, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य के मानदेय में बढ़ोतरी होगी। सहायक शिक्षक, पारा टीचर व आंगनबाड़ी सेविकाओं के वहाँ मानदेय लागू किया जाएगा। महिलाओं के लिए केजी टू पीजी की शिक्षा मुफ्त होगी। साथ ही सभी पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी होगी। सरना धर्म कोड, पेशा कानून का समर्थन के अलावा समता जजमेंट को लागू करना प्राथमिकता होगी। छात्रों एवं परीक्षार्थियों की समस्याओं के निपटारे के लिए झारखंड छात्र आयोग का गठन किया जाएगा। और साथ ही कुर्मी, घटवार व अन्य समुदाय जिनकी कई दशकों से जो सूचीबद्ध होने की मांग रही है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के तर्ज पर नया कॉलम परिभाषित कर विशेष संरक्षण दिया जाएगा। और अंत में चूंकि केंद्रीय अध्यक्ष का एक विशेष संदेश है राज्य के लोगों के लिए, उसे मैं पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने राज्य की जनता को जोहार कहा है और उन्होंने ये कहा है कि आप सभी झारखंड वासियों से उनकी विनम्र अपील है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में चुनाव लड़ रहे हमारे प्रत्याशियों को कैंची छाप पर बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजें। इस घोषणा पत्र में शामिल संकल्पों का वो पूरा करने का वचन देते हैं और हर संभव सहयोग की वो राज्य के लोगों से और सभी वर्ग के लोगों से वो सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और अगर आपको इस पर कोई अगर सवाल अगर है तो आप पूछ सकते हैं। वो जो ईडीएस और ईडब्ल्यूएस जो अलग कॉलम की बात कर रहे हैं, वो क्या कुर्मी समाज को जो एसटी में शामिल करेंगे उसी के प्रोविजन के तौर पर बताने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, उसको हम लोगों ने ऐसे किया है कि जो कुर्मी, घटवार व अन्य समुदाय जो बार बार जो सूचीबद्ध होने की मांग कर रहे हैं, पार्टी नीतिगत तौर पे उनके समर्थन में है कि उनको सूचीबद्ध होना चाहिए। उनको हम लोग इनलिस्टिंग करने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन जिस ढंग से आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस को लेकर के एक कैटेगरी बना हुआ है 10% रिजर्वेशन को लेकर के, तो उनके लिए भी अलग से कैटेगरी बनाना है और एक नया कॉलम परिभाषित करना है, उनको रीडिफाइन करना है और उनको क्लासिफाई करके उनको संरक्षित करने की बात है। एक और सवाल है, इसमें कहीं भी रोजगार सृजन को लेकर कोई बात नहीं की? रोजगार सृजन को लेकर के हम लोगों ने 2-3 बातें रखी हैं। पहली बात तो ये कि हम लोगों ने ओवर टाइम को समाप्त करके इमीडिएट जो पहले से रोजगार के अवसर उपलब्ध है उसमें 33% के इजाफे का हम लोगों ने प्लान बनाया है कि अभी के समय में आपको पता है कि आउटसोर्सिंग कंपनियां या दूसरे जगह पे जहां कहीं भी रोजगार का सृजन हुआ है 12 घंटे का चलन है, उसको कम करके 8 तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे। चाहे किसी भी तरह का यूनिट हो, अगर प्रोडक्शन यूनिट भी है तो 12 घंटे का शिफ्ट नहीं होगा, वो 8 घंटे का ही शिफ्ट होगा। और अभी जो है कि 12 और 12 24 घंटे का 2 शिफ्ट में कामगारों को लगाया जा रहा है, उसको समाप्त करके 8 घंटे के 3 ये में, यानी कि सीधा मतलब है कि 33% जो रोजगार है उसमें इजाफा होगा। मेरा मुराद ये था, जैसे बीजेपी ने कहा ना कि हम 2,87,000 जो सरकारी पद है उसको भरें। भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बोल रहे हैं, ये हेमंत विश्व शर्मा जी बोल रहे हैं और आपके शिवराज सिंह चौहान जी बोल रहे हैं, बाबूलाल मरांडी जी नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन मुंडा जी नहीं बोल रहे हैं,
तो जिन बातों को हेमंत बिश्व शर्मा जी बोल रहे हैं या फिर शिवराज सिंह चौहान जी बोल रहे हैं, क्यों नहीं बाबूलाल मरांडी जी बोलते हैं या ये अर्जुन मुंडा जी बोलते हैं, झारखंड का कोई भी भारतीय जनता पार्टी का टॉप लीडर क्यों इन सब बातों पर बात नहीं कर रहा है? उनको बात करना चाहिए या अपने टॉप लीडर्स का समर्थन करना चाहिए। बाबूलाल तो बोल रहे हैं 1 लाख बढ़ने के पहले ही साल में 1 लाख जो उनके मोदी जी का भी 2 करोड़ का कॉन्सेप्ट था। बाबूलाल बोल रहे हैं। नहीं नहीं, वो मोदी जी का भी 2 करोड़ का कॉन्सेप्ट था। बोलने और करने में फर्क है। 17 साल के शासन में बाबूलाल भी बोल रहे हैं। नहीं, ठीक है, बाबूलाल जी पहले मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के, और उनके टाइम में एक पॉलिसी वो लेकर के आए थे। क्या हाल हुआ था उनका? तो बाबूलाल जी क्या बोलते हैं, उनकी अपनी पार्टी नहीं मानती है। अब रही बात कि जिस बात को वो दोहरा रहे हैं या कहने की वो कोशिश कर रहे हैं, 17 साल भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार रही है झारखंड के अंदर, उसमें से 10 साल का टर्नओवर तो ऐसा रहा जब डबल इंजन की सरकार रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए बचा क्या है? 17 साल के शासन में जब डबल इंजन की सरकार चला करके भी वो कुछ नहीं कर पाए, तो हमको नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी कुछ नया विजन राज्य के लोगों को देने के लिए। और एक बात, जब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा एक पूरा 75 पॉइंट का विजन डॉक्यूमेंट आपके सामने रख रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 5 पॉइंट लेकर के वो आए हैं। 5 परपंच जिसको हम लोग कहते हैं, उनकी अगर हिम्मत होती तो वो बड़ा विजन डॉक्यूमेंट लेकर के आते, मगर उनको पता है कि झारखंड के लोगों को उन्होंने 17 साल तक ठगा है, इसलिए वो कहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। राज्य के लोगों ने उनको परखा है। उनका मैनिफेस्टो भी आना बाकी है। नहीं, ठीक है, उनका मैनिफेस्टो आएगा, हम लोग उसको भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो वो 5 परपंच फैला रहे हैं और बाहर के जो नेता है वो यहाँ पर झूठ बोल करके जा रहे हैं, उन बातों को झारखंड के जो बीजेपी के लीडर है वो नहीं दोहरा पा रहे हैं, तो समझना पड़ेगा कि मन वचन कर्म में एकरूपता नहीं है। चुनाव के बाद ना हेमंत बिश्व शर्मा नजर आएंगे, ना शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। जवाब बाबूलाल मरांडी जी को देना होगा, अर्जुन मुंडा जी को देना होगा। अच्छा, ये 90-10 क्या है उसको थोड़ा समझा दीजिए। जी, 90-10 का आपने 90-10 को देखिए, जहां तक नियोजन का फॉर्मूले का प्रश्न, हम लोग का पार्टी का ये मत रहा है कि जो भी अवसर उपलब्ध है झारखंड के अंदर, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट के रहे हों, तो हम लोग का झारखंड के लोगों के लिए 90% और शेष भारत के लिए 10%। अच्छा, ये जितने भी बड़े राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है, कैंडिडेट्स को कह रहा है कि वोट कटवा कैंडिडेट्स और पार्टी भी, उन्हें क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात कि अगर भारतीय जनता पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग अगर ये कह रहे हैं कि वोट कटवा पार्टी है, आपको पता है कि अब से 6 महीने पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उस वक्त पार्टी ने 8.5 लाख वोट ला करके एक मिसाल कायम किया। एक निर्दलीय प्रत्याशी जो गिरिडीह लोकसभा से स्वयं टाइगर जयराम महतो लड़े, 3,47,000 का वोट आया। ये सब रिकॉर्ड है। और ये होता ये है कि आपके जो विरोधी है वो आपको डिमोरलाइज करने के लिए आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम लोग तो कम से कम ऑप्टिमिस्टिक है कि लोगों के चीज़ों को हम लोग स्वीकार भी करते हैं, और जहां आलोचना करनी है हम लोग वहां आलोचना करते हैं। लोकसभा के चुनाव में हम लोगों से ये पूछा गया कि आप लोग अगर 2-4 सीट जीत करके जाएंगे तो क्या केंद्र सरकार के समर्थन करेंगे क्या? हम लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि जो फॉरेन का जो पॉलिसी है, जो विदेश नीति है और जो रक्षा नीति है, वहाँ पार्टी समर्थन करेगी, लेकिन बाद बाकी मुद्दों पर हम लोग केंद्र सरकार के साथ नहीं होंगे, क्योंकि राष्ट्रीय हितों के साथ जो मुद्दा जुड़ा हुआ है उसमें पार्टी साथ है। बाद बाकी कहीं हम लोग साथ नहीं, हम लोग मेरिट के आधार पर बात करेंगे। जो सही है उसका समर्थन करेंगे, जो गलत है उसकी आलोचना होगी। कुल कितने मैनिफेस्टो में कितने हैं, टोटल बता दीजिए। टोटल 75 पॉइंट है यहाँ पर। अच्छा, ये जो आप बीजेपी जो 2100 और जेएमएम जो 2500, इस तरह की योजना आप लोग लेकर नहीं आए? बिल्कुल नहीं, हम लोग ये मान करके चलते हैं कि इस तरह की योजना की झारखंड के लोगों को जरूरत नहीं है। हम लोगों ने जब डॉक्यूमेंट, अभी विजन डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे, तो आपने देखा कि 18 वर्ष से अधिक वर्ग के जो आयु वर्ग के जो युवक और युवती किसी भी परिवार में है, तो हम लोग उनको आइडेंटिफाई करके रोजगार देने की कोशिश करेंगे। पार्टी का ये योजना है कि अगर पावर में आए या पावर शेयरिंग अगर हुई तो 18-20 हज़ार की नौकरी उस परिवार को मिले। हम लोग उसके बारे में सोचेंगे। ये कारण है कि हम लोगों ने ये जो ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग डिनाई कर रहे हैं। जो ये आउटसोर्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग डिनाई कर रहे हैं। वहाँ जो शोषण हो रहा है, हर एम्प्लॉई से जो 3,000-4,000 का जो कट हो रहा है उसको रोकना है। ये कारण है कि हम लोग डीएमएफटी के तर्ज पे हम लोग जिले के अंदर उपायुक्त के जरिए, डीडीसी के जरिए और श्रम अधीक्षक के जरिए एक 3 मेंबर कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं कि आउटसोर्सिंग के कॉन्सेप्ट को समाप्त कीजिए। स्थानीयता के आधार पर जिले के लेवल पर जो झारखंड के जो अभ्यर्थी हैं, जो रहने वाले लोग हैं, उनको ये मौका मिले कि जिले में उनकी नियुक्ति हो। आउटसोर्सिंग को खत्म करना है। आज के तारीख में 18,000 अगर 17,000 14,000 अगर मिल रहा है आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा, और 4,000 अगर कट हो रहा है, तो क्यों ना 20,000 22,000 उनको सीधा दे दिया जाए। मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बनेगी, जहाँ उपायुक्त होंगे, डीडीसी होंगे, श्रम अधीक्षक होंगे, समस्या नहीं होगी। हाई लेवल कमेटी होगी जिले की। कितने सीटों पर जीत रहे हैं आप लोग? कितने सीटों पर, क्या लग रहा है, कितने? देखिए, 76 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार तय किए हैं। सरकार बनाने के लिए 42 की संख्या चाहिए। हम लोग आशान्वित हैं। हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं झारखंड के लोगों से
कि सरकार बनाने के लिए टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हम लोगों को मौका मिलना चाहिए। सरकार जनता के ऊपर है ये चीज़, और तो अभी हम लोग चुनाव में है, बट एक दावा मैं आपके प्लेटफॉर्म पे जरूर कर देता हूं कि या तो हम लोग टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे या फिर हम लोगों के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। झारखंड से जो बाहर आपने कहा कि 10% उन लोग को नौकरी में प्रेफरेंस मिलेगा, वैसे में झारखंड में कई जिले में जो हैं बाहरी लोग भी हैं, क्या तो उन लोग अगर वोट के लिए कहेंगे कि 10% है तो आपको वोट कैसे जीतेंगे? नहीं, देखिए जो पार्टी का विजन झारखंड और झारखंडियत को लेकर के है, टाइगर जयराम महतो की जो विचारधारा है मंचों के जरिए जन जन तक पहुंची है। वो मंचों पर जो बात कर रहे हैं उसी के आधार पर ये विजन डॉक्यूमेंट है। जो बात वो मंच पर बोल रहे हैं वही ये डॉक्यूमेंट है। हम लोग उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। कोई अगर बोलेगा कि आप 1932 से पीछे हट जाइए या 90-10 से पीछे हट जाइए, तो पार्टी हटने को तैयार नहीं है। ये हमारी कोर इशू है और हम लोग अपने कोर इशू के साथ ही बने रहेंगे। यानी बाहर से जो लोग आकर यहाँ झारखंड में बसे वो डरे इस पार्टी से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, उनके मन में डर नहीं होना चाहिए। देखिए, ये बार बार ये सवाल पूछा जाता है, तो हम लोग आपके माध्यम से आपके प्लेटफॉर्म पे ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो लोग गैर राजनीतिक है, जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, जो लोग व्यवसाय के अंदर है, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बार बार बात करते हैं राजनीतिक अतिक्रमण को खत्म करने के लिए। हम लोगों का आम लोगों से क्या लेना देना है? वो भारत के लोग हैं, भारत के वासी हैं, सम्मानित नागरिक हैं। उनका पूरा अधिकार है कि वो रोजगार करे, वो रहे, पढ़ाई करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजनीतिक अतिक्रमण को लेकर के हम लोग इसलिए बार बार बात करते हैं कि उनके कारण सत्ता और व्यवस्था डिरेल हो रही है। पटरी से अगर झारखंड की व्यवस्था उतरी है तो ऐसे विधायकों और सांसदों के कारण उतरी है। अगर राजनीतिक संरक्षण अगर ऐसे लोगों को बंद कर दिया जाएगा तो फिर ये सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। इसलिए हम लोग बार बार बात करते हैं राजनीतिक अतिक्रमण को खत्म करने के लिए। अभी भी हम लोग बात कर रहे थे कि जो बाहरी सांसद हैं या बाहरी विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक सर्वाधिक उम्मीदवार देती है सांसद और विधायक के लिए। हम लोग उसकी आलोचना करते हैं, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बाहरी जनता पार्टी कहते हैं। हम लोग को राजनीतिक अतिक्रमण से परहेज है। एक आम भारत का नागरिक अगर यहाँ रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है या दुकान चला रहा है, उस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं। वो सम्मानित नागरिक है, उनका हम लोग पूरा सम्मान करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल जो 1932 ऐसा एक शब्द है, ऐसा लफ्ज है जिसको सुनने के बाद बाहरी जो लोग डर जाते हैं। आप उसी बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं, जो मौजूदा नहीं, इस बात को ऐसे समझने की जरूरत है। इस बात को भरोसा दिलाइए कि भाई आप सुरक्षित नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इस बात को हम लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 1932 या अंतिम सर्वे सेटलमेंट हमारे यहाँ स्थानीय नीति बनाने का आधार होगा और उसी के आधार पर नियोजन नीति बनेगी। और उसके आधार पर जब नियोजन नीति बनेगी और उसके बाद कौन कौन लोग प्रभावित होंगे, इस बात की चिंता हम लोग को नहीं करनी है। इस बात की चिंता वो पॉलिटिकल लोग करें जिन लोगों ने वोट बैंक क्रिएट किया है, जिन लोगों ने मैनिपुलेट किया है और जो लोग इस वोट बैंक को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये जवाब उन पॉलिटिशियंस को देना चाहिए। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का ये चिंता नहीं है। हम लोग झारखंड के लोगों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के मूलवासियों की हितों की रक्षा हो और इनका जो हित है ये सर्वोपरि रहे, ये पार्टी की चिंता है। आप ही के पार्टी के कुछ लोग कभी यहाँ से वीडियो जारी करते हैं, बड़का गांव से, तो कभी लोहरदगा से वीडियो जारी करते हैं, क्या चल रहा है? देखिए, सबसे पहली बात कि ये सिर्फ हमारी पार्टी में नहीं है, सभी पार्टियों में ये घमासान मचा हुआ है। जहाँ जहाँ टिकट बांटा गया है, कुछ असंतुष्ट होते हैं, सभी पार्टियों में होते हैं। और जो लोग अभी लोहरदगा में हैं या किसी दूसरे जिले की आप रेफरेंस दे रहे हैं, बड़का गांव का रेफरेंस दे रहे हैं, तो आपको पता है कि सबकी जो लोग राजनीति में है उनकी महत्वाकांक्षा है, लेकिन बेलगाम महत्वाकांक्षा सर्वनाश का जड़ है। तो कुछ लोगों की अगर महत्वाकांक्षा बेलगाम है तो पार्टी उनका भी सम्मान करती है। बट अभी आपको पता है कि झारखंड के अंदर 2026 में परिसीमन होना है। जब आज 81 सदस्यीय विधानसभा है, जब बढ़कर 141 की सभा होगी तो उसमें अवसर भी बढ़ेंगे। तो आपके माध्यम से जो राज्य भर के हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे पार्टी की तरफ से कि उनको धैर्य बना करके रखना चाहिए। इस बार जो लोग टिकट से चूक गए हैं उनको अगले बार मौका देगी पार्टी। और हो सकता है कि कुछ एक सीटों पर जो टिकट दिए गए हैं लोगों को आपत्ति रही होगी या उनकी अपेक्षाएं कुछ और रही होंगी, पार्टी ने फुलफिल नहीं किया है। बट उन सभी जो सीनियर मेंबर हैं उनसे हम लोग क्षमा प्रार्थी भी हैं उनसे, और उनको ये कहना चाहेंगे कि आप धैर्य बनाए रखिए। राजनीति एक दिन का चीज़ नहीं है, ये सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। आपको चलना पड़ेगा धारा के साथ। और अगर झारखंड के लोग अगर टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में चलने के लिए अगर मन बना रहे हैं तो सीनियर मेंबर जो है हमारे पार्टी के, उनको भी साथ में चलना है। और कुछ लोग अगर अधीर हो रहे हैं और कुछ लोग अगर सिर्फ टिकट के आशा में अगर हमारी पार्टी में आए थे 2 महीना 4 महीना पहले, तो उनको निश्चित निराशा हुई होगी। क्योंकि हम लोगों ने भी कुछ लोगों को सर्विलांस पे रखा था,
जो लोग पार्टी बदल रहे थे, जो लोग अपनी पुरानी पार्टी के नहीं हुए वो हमारे भी नहीं होते, ये पार्टी को पहले से आकलन थे। ऐसे कुछ लोगों का टिकट काटा गया है पार्टी में, तो उसको लेकर के हम लोगों की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है। लेकिन आंदोलन से जुड़े हुए जो पुराने हमारे साथी हैं, जिन लोगों ने भाषा आंदोलन से इस पार्टी को समर्थन किया, टाइगर जयराम महतो जी को समर्थन किया है, तो उनको लेकर के हम लोग जरूर चिंतित हैं कि उनके मन में कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए। तो उनका ख्याल पार्टी रखे कि ये भरोसा हम उनको भी देना चाहेंगे। लोगों का कहना है कि हमें तो एक भी टिकट नहीं मिला, जयराम 2-2 सीट से लड़ रहे चुनाव। देखिए, इस बात को लेकर के हमको लग रहा है कि लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ओवर रिएक्ट इसलिए भी कर रहे हैं कि जो पूरा आंदोलन है वो टाइगर जयराम महतो जी के कंधे पर चला। ये जो राजनीति है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की, ये उनके कंधों पर है। सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप में आप देख रहे हैं कि कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन आप हमको ये बताइए कि टाइगर जयराम महतो के बिना फिर संगठन का वजन है क्या? तो टाइगर जयराम महतो जी को अवसर इसलिए क्योंकि वो केंद्रीय अध्यक्ष भी है और कार्यकर्ताओं की भावनाएं थी। और एक बात मैं और कह देता हूँ कि ये बेरमो के कार्यकर्ता थे, ये डुमरी के कार्यकर्ता थे, जिनका मान रखा गया है। टाइगर ने 2 सीटों से नामांकन किया है। नहीं तो अगर कानून अलाउ करता, इलेक्शन कमीशन परमिशन देता, तो बहुत सारी जगह से कहा गया था कि टाइगर आप खुद लड़िए। केंद्रीय अध्यक्ष को यह आह्वान किया गया था। तो लिमिटेशन है और हमको लग रहा है कि ये समझना पड़ेगा। ये सवाल थोड़ा डर गए इसलिए 2 सीट से लड़ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर देखिए, जहां तक डुमरी का प्रश्न, आपको पता है कि वहां पे 2 स्थापित नेत्री हैं, वहां पे 2 सम्मानित महिलाएं वहां से चुनाव लड़ रही हैं। एक राज्य की मंत्री हैं वहां से, और एक अभी आजसू की पार्टी से जो यशोदा देवी जी जो वहां से कंटेस्ट कर रही हैं, वो भी पिछली बार चुनाव लड़ी थी और उनका परफॉर्मेंस भी हम लोगों ने देखा था। तो भी रिक्स है। डुमरी को जो सीट है वो आसान सीट नहीं है। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो जी ने सेफ सीट चुना है, तो डुमरी कोई सेफ सीट नहीं है। हम लोगों ने वहां भी रिस्क लिया है। एक और दूसरी बात, जहां तक बेरमो का प्रश्न है, बेरमो को लेकर के हमेशा पार्टी पे ये आरोप लगा डुमरी में, जब पहले नॉमिनेशन हुआ, कि आप लड़ाई बाहरियों के खिलाफ लड़ने का बात करते हैं और आप लड़ बैठे हैं अपने लोगों से। तो लो भाई, हम लोग बेरमो में भी आ गए, जहाँ 2 बड़े दिग्गज जो हैं, आपके कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, वो गैर प्रांतीय हैं। तो एक सीट हम लोगों ने वो चुना है जो पार्टी को जहां से गिरिडीह चुनाव में सर्वाधिक मत मिले थे, वो है डुमरी का। और दूसरा वो सीट चुना है जहां से 2 मजबूत प्रबल दावेदार हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के और एक कांग्रेस के। उनके खिलाफ भी पार्टी ने ताल ठोका है। इसलिए हम लोग ये कोई नहीं कह सकता है कि हम लोगों ने जयराम महतो जी के लिए सेफ सीट चुना है। हम लोगों ने चुनौती स्वीकार किया है। जो भाषा शैली मंचों के जरिए गूंजती है हम लोगों की, तो आप देख रहे हैं कि कार्यशैली में भी है, मन वचन कर्म में हमारे नेता एक रूप है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। खिजरी विधानसभा में एकाएक टिकट चेंज करना पड़ा। देखिए, खिजरी विधानसभा का प्रश्न है, हमको पता है कि नहीं, ठीक है, वो उस सीट को लेकर के पार्टी में असमंजस है। पहले कोई सीट गया था वहां से, अभी भाई मर्सद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्हीं के परिवार को वो सीट गया था, एसटी रिजर्व सीट है वो, और उसको लेकर के संगठन के भीतर कुछ आपत्ति हुआ था। बाद में जब केंद्रीय अध्यक्ष को जानकारी मिली और संसदीय बोर्ड को जानकारी मिली, और स्वयं मार्शल जी ने भी अपना मंतव्य दिया कि सीट वापस करना है उनको टिकट और किसी और को दिया जाए, तो ऐसे हालत में वो सीट बदली किया गया है। और सिर्फ वो सीट नहीं है, 2-3 सीटों पर हम लोगों ने फेरबदल किया है, और ऐसा बहुत सारी जगहों पे होता है। और हम लोग की नई पार्टी है, अगर मान लीजिए 76 सीटों पर हम लोगों ने उम्मीदवार दिए हैं, और अगर 2-3 सीटों में अगर फेरबदल हुआ है, तो उसको इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। सिल्ली को लेकर क्या लगता है अभी, क्योंकि 2 बड़े दिग्गज वहाँ पे उतरे हुए हैं और तीसरे दिग्गज आपके बगल में बैठे हुए, क्या मान के चल रहे हैं? जी, कि जहाँ तक सिल्ली का प्रश्न है, निश्चित तौर पे ये हॉट सीट है, और राज्य के जिन 5 सर्वाधिक चर्चित सीटों की चर्चा होगी, उनमें सिल्ली एक बड़ा सीट है। तो जहाँ सुदेश महतो खुद मौजूद हैं, अभी पाला बदल करके पहले जेएमएम में थे, फिर वापस उनके घर वापसी हुई है, बीच में क्या कुछ हुआ है, वो किसके संपर्क में थे, क्या कुछ हो रहा था, वो मीडिया से छुपा हुआ नहीं है। और उसी सीट पे हमारी पार्टी से पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष और छात्र नेता, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, भाई देवेंद्र नाथ महतो जी हैं। तो कांटी की टक्कर होगी, ट्रायंगुलर फाइट होगा, नैरो फाइट होगा, विक्ट्री का जो मार्जिन है वो बहुत नैरो होगा, ये पार्टी को एहसास है। लेकिन निश्चित तौर पर 10,000 के मतों के अंतर से भाई देवेंद्र नाथ महतो सिल्ली का सीट जीतेंगे, ये पार्टी को अपेक्षा है, ये पार्टी को भरोसा है। जयराम प्रचार करेंगे सिल्ली में? बिल्कुल, उनका अभी शेड्यूल बना नहीं है, और निश्चित तौर पर राज्य में जो हम लोगों की चिन्हित सीट है, उन सीटों पर, खास करके जिस सीट की आप चर्चा कर रहे हैं सिल्ली, वहाँ भी वो आएंगे। अभी चार्ट बना नहीं है, जब उनका शेड्यूल बनेगा तो आपको सूचित भी किया जाएगा। लेकिन जिन सीटों को हम लोगों ने चिन्हित किया है कि वहाँ टाइगर जयराम महतो जी या टीम के जाने से फायदा हो सकता है, निश्चित तौर पर उन सीटों पर वो काम करेंगे। देखिए, जहाँ बीजेपी की तरफ से तकरीबन 40 स्टार प्रचारक हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन से भी ऐसा नहीं है कि नहीं लोग आएंगे, वो भी आएंगे। और तीसरे तरफ यदि बात करें जेएलके की, कितने स्टार प्रचारक हैं?
देखिए, सबसे पहली बात कि आपको पता है कि जिन 76 लोगों को टिकट दिया गया, उसके अलावा भी पार्टी में कई बड़े चेहरे हैं जिनको स्टार प्रचारक बनाया जाएगा। तो हमको लग रहा है कि 25 लोगों की एक स्टार प्रचारकों की एक बड़ी लिस्ट बनेगी। वो लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी जाना है, आपको भी मिलेगा, और फिर सबको बताया जाए कि वो चेहरे कौन से होंगे। हमको लग रहा है कि 1-2 दिन के अंदर वो फाइनल हो जाएगा। एक सवाल आपको कह रहे थे, तो उसके जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज्य भर के अंदर आप लोग ये बात करें कि तीसरा विकल्प, थर्ड फ्रंट, तो मैं ये मानता हूँ कि पूरे राज्य के अंदर भले हम लोगों ने 76 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, मगर 30 सीट ऐसा होगा जहां ट्रायंगुलर फाइट होगा, और ट्रायंगुलर फाइट के अंदर बहुत सारी ऐसी सीटें होंगी जो पार्टी के झोली में होंगी, और उन 30 सीटों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, और उन्हीं 30 सीटों पर पार्टी फोकस भी करेगी। बहुत सारी सीटों को हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र जी, 2 शब्द आपके तरफ से, माइक बराबर कर लीजिए। बोलिए, अगर कुछ बोलना चाहिए। खाली आपने नॉमिनेशन किया है। ये सबसे पहले तमाम मीडिया बंधु जो समाज के आईना है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमारा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रवक्ता आदरणीय बड़े भाई विजय जी ने हमारा 75 संकल्प पत्र, हम कह सकते हैं, जो जारी किया, यह महज घोषणा पत्र नहीं बल्कि झारखंड का नवनिर्माण का संकल्प पत्र है। यह शहीदों का सपना है, यह आंदोलनकारियों का अरमान है, यह अलग झारखंड राज्य गठन के उद्देश्य को पूरा करने का संकल्प है। जो एकमात्र राज्य का सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ने वाला एकमात्र पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ही राज्य का कमान और अलग राज्य गठन का उद्देश्य को पूरा करने के लिए संकल्पित है। बाकी अन्य कोई भी पार्टी इतने ज़्यादा सीटों पर फाइट नहीं कर रही है। ये झारखंड के तमाम 3.25 करोड़ आबादी का भरोसा है। और जिस तरीके से, जैसा कि हमने कल पार्टी के तरफ से सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया, और नामांकन का जो जोश जुनून उत्साह आप लोग का कैमरा के माध्यम से संपूर्ण झारखंड देखा कि कल सिल्ली से ही एक और हमारे पूर्व विधायक जी भी नामांकन किए। लेकिन एक तरफ साधन संसाधन उपलब्ध कराया गया था और दूसरी तरफ हम लोग कुछ भी नहीं किए थे। उसके बावजूद जो जनसैलाब उमड़ पड़ा, लोग स्वतः अपने साधन संसाधन जुटा रहे हैं, अपने खाना पीना कर रहे हैं या भूखे रह रहे हैं, और एक समर्पित भावना से जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही 2024 टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में अगला 5 साल जो कार्यकाल होगा, जो अब तक नहीं हुआ है, जो अब तक जो नीति कानून नहीं बनी है इस राज्य के अंदर, वो संकल्पित है। और हम वचन देते हैं कि जो भी हम लोग का संकल्प पत्र के रूप में घोषणा पत्र जारी किया गया है, उसको समय पर हम लोग हर हाल में पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे सभी प्रत्याशी का किसी भी प्रकार का कोई मजबूरी नहीं है। जैसे ही हम लोग सदन जाएंगे, सदन जाने के अंदर पहला ही सत्र में अब तक जो नई कानून बना है, हम लोग बेधड़क से अपना कलम चला करके राज्य के हित में नीति कानून बनाएंगे। स्थानीय नीति परिभाषित होगा, खतियान आधारित होगा। जो 15 नवंबर 2000 से पूर्व जो अभी वर्तमान में बिहार राज्य में भी चल रहा है, और जिस बिहार राज्य से अलग झारखंड हुआ है, जहां स्थानीय व्यक्ति का परिभाषित किया गया है, जिसका पत्र संख्या 5014/81-806 है, दिनांक 3 मार्च 1982, उसमें स्पष्ट रूप से उसमें उल्लेख है कि जिस जिला में जिसका नाम या पूर्वज का नाम अंतिम सर्वे सेटलमेंट के रूप में उल्लेख है, वो उस जिला का स्थानीय व्यक्ति माना जाएगा और उसी के आधारित नियोजन दिया जाएगा। और उस गजट को, उस अध्यादेश को यहाँ लागू करने के लिए बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की उपधारा 85 में राज्य सरकार को वो शक्ति प्रदत्त है कि वो इस गजट को इस संशोधन के साथ अंगीकृत कर सकता है कि जहाँ जहाँ बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ झारखंड शब्द का प्रयोग किया जाए, और जहाँ
पटना शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ रांची शब्द का प्रयोग किया जाए। लेकिन इतना मामूली सा चीज को यहाँ के जो अभी तक जितने भी विधायक बने हैं उसका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। क्योंकि हम अभी पूरी तरह एकदम दमदार तरीके से जो सिल्ली विधानसभा में हम फाइट कर रहे हैं, तो जब सामने से हम कई मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं अभी तक का जितने भी पार्टी का आप लोग नाम ले रहे हैं, चाहे उसको दिग्गज कहिए, चाहे उसको बड़े पार्टी कहिए, उसको साधन संसाधन से युक्त पार्टी कहिए, लेकिन हम यही कहेंगे ये तमाम पार्टी का एक ही सिद्धांत है, एक ही नीति है कि 5 साल भरपूर लूटेंगे, सब गलत काम करेंगे, सब उगाही करेंगे, सब कमीशन खोरी करेंगे और 1 महीना इतना बांटेंगे, इतना खिलाएंगे पिलाएंगे, दारू मुर्गा कराएंगे और फिर 5 साल लूटेंगे। इसके अलावा इन लोग का कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है। इसलिए हम लोग झारखंडी आदिवासी मूलवासी के सहयोग से हम लोग राज्य में एक नया विकल्प के रूप में आए हैं और न पक्ष होगा न विपक्ष होगा। इस बार नया विकल्प तीसरा पक्ष के रूप में हम लोग दमदार तरीके से टाइगर जयराम जी के अगुवाई में आए हैं और निश्चित ही राज्य का जो उद्देश्य है अलग राज्य गठन का, उसको हम लोग पूरा करेंगे। और निश्चित ही हम वचन देते हैं आज के इस शुभ घड़ी के अवसर पर पूरे 3.25 करोड़ आबादी हमारे सरकार का कार्यकाल पर गर्व महसूस करेंगे, अपना सर को ऊंचा करके चलेंगे पूरी तरह। जैसे हमारा सरकार बनेगा, एक एक जो है कि सरकारी ऑफिसर को हम लोग बुला करके साफ साफ हिदायत देंगे कि किसी भी हाल में 1 भी रुपया का करप्शन न हो, एकदम करप्शन फ्री का काम करेंगे, कोई भी अवैध काम को चलने नहीं देंगे। और जो विशेष रूप से 24 साल के झारखंड जो त्रस्त है वो नियोजन को लेकर के, जो युवा है जिसका लड़ाई लड़ते हुए आज जो मेरा पहचान बना है, चूंकि हम सामने से लड़े हैं, नियोजन नीति 60-40 नहीं चलतो, आज भी मेरा रगों में दौड़ता है, मेरा धड़कन में धड़कता है। और जो पेपर लीक का मामला है, चूंकि सीजीएल को भी हमने लीड किया है राज्य का हर आंदोलन को, तो हमने देखा है कि अलग झारखंड के बाद जो छात्र आंदोलन आज इतना 24 जिला में हम लोग हर जन जन तक पहुंचे हैं और इस लड़ाई को लेकर के बहुत छात्र का जीवन भी प्रभावित हुआ है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। इसलिए अब हम लोग जो छात्र आयोग गठन की बात हम लोग जो घोषणा पत्र में कहे हैं, यह निश्चित ही जो जैसे अभी पेपर लीक हो रहा है, स्पष्ट नीति नहीं बन रही है, रिजल्ट आ रहा है तो कट ऑफ जारी नहीं हो रहा है, एग्जाम होने के बाद कब उसका कैंसिल होगा एग्जाम या कब रिजल्ट आएगा इसका अता पता नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग स्पष्ट रूप से हम लोग जो एग्जाम कैलेंडर जारी करने की बात कहे हैं, इसमें अगर 3 चरण के होने वाली सभी परीक्षाओं को हम लोग 11 महीना में कंप्लीट करेंगे, 2 चरण के परीक्षा होने वाली सभी परीक्षाओं को 9 महीने में कंप्लीट करेंगे और 1 चरण में होने वाली सभी परीक्षाओं को हम लोग 6 महीने में कंप्लीट करेंगे। और खबरदार कोई भी पेपर लीक होगा सीधे कार्रवाई करेंगे, इसमें हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और परीक्षा परिणाम के साथ ही साथ हम लोग कट ऑफ जारी करेंगे, पूरी तरीके से पारदर्शिता होगा, एक भी सेटिंग वेटिंग हम लोग होने नहीं देंगे। जेपीएससी और जेएसएससी का कचरा को पूरा सफाई करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सरकार की सलाह के लिए जो 32 लीगल एडवाइजरी कमेटी है, जो वर्तमान आदिवासी मूलवासी की सरकार कहने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो 32 लीगल एडवाइजरी कमेटी है, उसमें मात्र 2, एक जयंत मुर्मू और एक लक्ष्मी टोप्पो, मात्र 2 झारखंडी है, बाकी 30 गैर झारखंडी है। इसलिए एक भी पॉलिसी राज्य के अंदर 5 सालों में नहीं बन पाया। इसलिए हम वचन देते हैं कि पूरा 32 के 32 लीगल एडवाइजरी कमेटी झारखंडी आदिवासी मूलवासी खतियानधारियों को बनाएंगे और राज्य के जितने भी पॉलिसी होगा सब संवैधानिक होगा, कोई भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दांव पेच नहीं चलेगा और राज्य में बहुत ही खुशहाल होगा। रोजगार का, स्वरोजगार का इतना सृजन करेंगे, पर्यटन स्थल का हब बनाएंगे। यहाँ के जितने भी खनिज संपदा है, जो यहाँ का पुनर्वास और विस्थापन और खनन का होगा, यहाँ पूरे के पूरे हिस्सेदारी यहाँ का रैयत को होगा। एकदम बहुत ही ठोस हम लोग ऐसा हम लोग नियम कानून बनाने का काम करेंगे। अंतिम सवाल है, सिल्ली को लेकर देवेंद्र नाथ महतो की क्या तैयारी? जी, सिल्ली को लेकर के चूंकि हम अगर सिल्ली से आते हैं तो राज्य स्तरीय के साथ साथ सिल्ली के लिए हम बहुत कुछ लेकर के आ रहे हैं। पहला, हमारा सिल्ली विधानसभा क्षेत्र हाथी से परेशान है। किसान दिन भर खेत में काम कर रहे हैं, रात भर पहरा कर रहे हैं। इसीलिए एक हाथी कॉरिडोर बना करके हाथी के आतंक से मुक्त कर देंगे क्षेत्र को। दूसरा, किसान के लिए जितने भी सिंचाई व्यवस्था था अभी तक सब बर्बाद हो गया।
सब जर्जर स्थिति हो गया है। इसलिए सबसे पहले उसका जीर्णोद्धार करेंगे और जिस क्षेत्र में सिंचाई का व्यवस्था उपलब्ध नहीं है वहां हम तत्काल सिंचाई का उपलब्ध करेंगे। सबसे बड़ा सवाल है सिल्ली को लेकर, हमने कई बार देखा ह्यूमन ट्रैफिक को लेकर के कई लड़कियां परेशान हैं। हाँ, उसी पे आ रहे हैं, यहाँ पे पहुंच रही है, हम उसी पे आ रहे हैं। तो जैसे ही हम सिंचाई की उपलब्ध करेंगे उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी स्पेशल हम एक बनाएंगे और कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके 1 साल के अंदर 1 लाख रोजगार अगर हम सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से नहीं देंगे तो आपको हम वचन दे रहे हम रिजाइन कर देंगे 1 साल के बाद विधायकी। और साथ ही साथ जो बिजली का समस्या है, जो वहाँ हमारे क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं है, एकदम हर हाल में जितने भी बंद पड़ा स्कूल है उसको चालू कराएंगे और प्रत्येक विद्यालय में उसका शिक्षा पूरा करेंगे। हॉस्पिटल लोग कई क्षेत्र में तो सड़क और बिजली तो है ही नहीं, वही करें। हॉस्पिटल देखिए आज बीमार होता है क्षेत्र से तो या तो उसका खेत बिकता है नहीं तो उसका जान चला जाता है। सरकारी हॉस्पिटल को पूरी तरह तंदुरुस्त करेंगे और एक भी पलायन नहीं होगा, क्योंकि हम प्रत्येक पंचायत में एक सेंटर बना रहे, उसका ब्लूप्रिंट तैयार किए, एक लोकेशन करेंगे और वहाँ लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जैसे आज के समय में ढेंकी का चावल सबको पसंद है, मिल नहीं रहा है मार्केट में, हम एक लोकेशन तैयार करके 10-15 ढेंकी रखेंगे और उसी पंचायत के महिला को 2 घंटा 3 घंटा जिसका जैसा समय है उसको वैसा रोजगार देंगे, उसका वैसा भुगतान करेंगे 10,000 12,000 और उसको पैकेट करेंगे और उसको फिर सप्लाई करेंगे। 2 बड़े दिग्गज अब आपके क्षेत्र में हैं, आप उन दोनों के बीच में देवेंद्र नाथ महतो अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? बिल्कुल हम इसको 2 दिग्गज नहीं मानते हैं। ये कैसा 2 दिग्गज है जो आज तक पूरे सिल्ली विधानसभा क्षेत्र का कोई भी ब्लॉक जाइए बिना कमीशन का एक भी काम नहीं होता है, चाहे अबुआ आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, कुआं तालाब, कोई भी सरकारी योजना हो, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। सिल्ली विधानसभा का क्षेत्र सरकारी कार्यालय नहीं बल्कि बाजार का दुकान बन गया है। थाना जाइएगा, जिसका जो पार्टी का कार्यकर्ता है, जिसका पहुंच है पैरवी है, दिन दहाड़े गलत काम करते हैं तो उसको वो अगर थाना जाता है तो उसको कुर्सी में बैठाया जाता है और उसको बोल दिया जाता है आपका कोई दोष नहीं है। और अगर दूध की तरह कोई अगर शुद्ध भी होता है, पैसा पहुंच पैरवी नहीं होता है तो उसको धमका के हड़का करके थानेदार जो है कि उसको दोषी ठहराया जाता है। मतलब जिसका दोष था उसको ना और जिसका दोष ना उसको था, यही हो गया था ना सिल्ली विधानसभा क्षेत्र का। बिजली शाम होते ही गायब हो जाता है। कैसा दिग्गज नेता है कि आज विद्यालय में जो है कि टीचर नहीं है, क्षेत्र के लोगों को शिक्षा का नसीब नहीं है, क्षेत्र के लोगों को हॉस्पिटल का नसीब नहीं है, क्षेत्र हाथी के आतंक से तबाह है, इसको हम कतई दिग्गज नेता नहीं मानते हैं। हाँ, अगर कुछ काम किए हुए रहते उस तब हम उसको स्वीकार करते एज ए दिग्गज नेता के रूप में और हम एज इसको चुनौती के रूप में स्वीकार करते। आज जो मेरे पिछले 7 साल का जो काम है इस बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरा लाठी खाते खाते अपना कई बार अपना जान को भी खतरे में लेते हुए हमने लाठी को अपना बदन में लिया है लेकिन विचलित नहीं हुआ है। संघर्ष के राह पर हटवार जेल तक का भी सफर किया है लेकिन विचलित नहीं हुआ है। आज जो संकल्पित है बाल नहीं कटाने का कि जब तक 60-40 नहीं हटेगा तब तक हम अपना बाल भी नहीं कटाने का संकल्पित हैं। इसको लेकर के चूंकि हम पूरी तरह जीवन को झोंक दिए हैं इस राज्य के लिए और सिल्ली विधानसभा का आज प्यार भी मिल रहा है तो निश्चित ही सिल्ली विधानसभा इस बार बदलाव के लिए तैयार है। और उन लोग को देख लिया, उन लोग का काम, इसलिए उसको अब देखने की जरूरत नहीं है। उन लोग का कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नीति नहीं है। एक लीडर का जो कर्तव्य है कि उस शिक्षा का, रोजगार का, पॉलिसी का, करप्शन फ्री का, क्षेत्र के गरीब का न्याय का बात करे, उसमें कोई विजन नहीं। वो लोग क्या कर रहे हैं, अरे इस गांव जाएंगे कितना खिलाएंगे तो वोट मिलेगा, कितना मुर्गा दारू देंगे तो वोट मिलेगा, क्या बांटेंगे तो वोट मिलेगा, इस सिद्धांत से चुनाव लड़ रहे हैं। ये लीडर का लक्षण नहीं है, ये शिकारियों का लक्षण है। इसलिए जो बीजेपी का 22,200 का जो गोगो दीदी है और जो 1,000 का जो मैया सम्मान योजना है, ये वैसे ही है जो नहीं बोला जाता। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा लेकिन लब में फंसना नहीं। ये शिकारी है, ये लोग नेता नहीं है। अगर नेता होते तो नीति, कानून, रोजगार, शिक्षा का बात करते। ये लोग शिकारी है, दाना डालने का बात कर रहे हैं और जनता को जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है इस बार, इसीलिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के साथ 3.25 करोड़ जनता है। पक्ष विपक्ष किसी का इस बार हमको संभव लग रहा है कि विधानसभा का दर्शन नहीं होगा। एक फोटो सेशन ले लीजिए। पीछे कुर्सी अगर पीछे से भी एक लाइन नहीं उठाई वहाँ तो
N4 News Bharat।